आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं मूसा रजा, जो कि जम्मू कश्मीर में पीक मिलिटेंसी के वक्त वहां पर चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे 1988 में। और आज हमारे साथ वो चेन्नई से जुड़ रहे हैं उनकी एक खास किताब को लेकर जिसका नाम है कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है रजा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये सर कि इस बुक का नाम लैंड ऑफ रिग्रेट्स आपने क्यों रखा है? उसके पीछे एक आइडिया ये था कि जो भी कश्मीर में रहा है, हाँ वो कश्मीरी हो या बाहर से गया हुआ टूरिस्ट हो या ऑफिसर हो या लीडर हो, जो भी वहाँ कश्मीर में रहा है थोड़ा बहुत, उसको कश्मीर छोड़ते वक्त बहुत रिग्रेट होता है कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ के जानवर, यहाँ के लोग सबके सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के जंगलों की कोई हिफाजत नहीं कर रहा है, यहाँ के पानी को ख़राब होते देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को सोच कर रिग्रेट बड़ा होता है कि अफसोस होता है। आपका रिग्रेट क्या है? आप वहां पे चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। मेरा ज़ाती रिग्रेट ये रहा कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए वहाँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता था कि डल लेक को साफ किया जाए, मैं चाहता था कि श्रीनगर शहर को बिल्कुल हाइजीनिक तौर पर रीड्रॉ किया जाए, यहाँ के कंजेशन को दूर किया जाए। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि श्रीनगर 210 किलोमीटर के अहाते में फैला हुआ है, उसमें से सिर्फ 10 किलोमीटर के अहाते में पूरा तकरीबन 90% पॉपुलेशन वहाँ रहता है और 10% पॉपुलेशन बाकी 200 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। मतलब ये कि असली जो पॉपुलेशन वहाँ का है उनको कंजेस्ट कर दिया है, दबा दिया है, वहाँ कुछ सहूलतें नहीं हैं, वहाँ कुछ अबटवार नहीं बने, वहाँ कुछ औरतों के लिए हाइजीनिक तौर पर छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं बने, क्लिनिक नहीं बने। ये तमाम 120 करोड़ रुपए दिए गए थे सेंटर की तरफ से, उन 120 करोड़ से आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए? हाँ, मैंने स्टार्ट किया था वो कामकाज और स्टार्ट करके कुछ ही दिन हुए थे कि मिलिटेंसी स्ट्रांगली शुरू हो गई। वहाँ रुबैया सईद का किडनैपिंग हो गया तो लोग डर गए, काम नहीं हो पाया। उसके बाद तो जगमोहन साहब तशरीफ लाए। अब जगमोहन साहब का मेन फोकस रहा मिलिटेंसी को दबाने का, तो विकास का जो काम था, डेवलपमेंट का जो काम था, वो ठप हो गया, काम आगे नहीं बढ़ा। इसी बात का रिग्रेट है आपको? इसी बात का रिग्रेट है आपको? बड़ा रिग्रेट, बहुत रिग्रेट है। आपने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर प्रॉब्लम के पीछे 4 कल्प्रेट्स हैं। कौन है ये 4 कल्प्रेट? आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने नाम दिए ही, सबसे बड़े कल्प्रेट थे लॉर्ड माउंटबेटन जी, जो आए एक क्लियर मकसद लेकर आए। उनको यहाँ रहना नहीं था, उनको वापस इंग्लैंड जाना था। जो वाइसराय पैलेस था वो उनको पसंद नहीं था, अलग अलग रहते थे वहाँ और 400-500 लोग काम कर रहे थे उनके लिए। उनका जहन इंडिया पर था ही नहीं और इंडिया के बारे में उनको कुछ नॉलेज, इल्म नहीं था। वो जिस तरीके से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहते कि भाई जाओ और इस मसले को हल करो, तो ये जो 560 राजे, महाराजे, नवाब थे, मैं उनकी बहुत बड़ी मीटिंग बुलाकर कहता कि भाई देखो हम लोग हट रहे हैं, अब तुम लोग यहाँ फैसला करो किधर जाना है, तुमको इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है। और मैं कुछ उनको उसूल समझाता उसके, कैसे जाना है, क्या करना है। ये काम किया ही नहीं उन्होंने, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, किसी को समझाया नहीं, किसी की मीटिंग तक नहीं बुलाई। इसी तरह से उन्होंने जो कंसंट्रेशन करना था, जिस एरियाज में करना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का जो बंटवारा किया
उन्होंने एक आदमी को बुलाया लंदन से, लॉयर को, सिरिल रैडक्लिफ नाम था उसका। उसको सिर्फ 5 हफ्ते दिए और वो भी इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। इंडिया क्या है, क्या चीज है, यहाँ के लोग कौन हैं, क्या उनके बीच में ताल्लुकात हैं, क्या उनके संबंध हैं। ही न्यू नथिंग, कुछ भी नहीं जानता था। सीधे आया और मैप लेके बैठ गया और उसके साथ 4 आदमी दे दिए जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, और उसने अपने जाती हिसाब से लकीरें डाल दी कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाए। ये कोई बात थी क्या? बंटवारा ऐसे होता है किसी का? तो इसलिए बड़ा रिग्रेट। आपने हरि सिंह का भी नाम लिया है, मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम लिया है, और जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिया है। जी, ये लोग कल्प्रिट क्यों थे? ये हरि सिंह अगर शुरू से ही फैसला कर देते, या पाकिस्तान जाते या इंडिया आते, साइन कर देते, मसला उतनी हद तक नहीं पहुंचता जो पहुंचा। जिन्ना को चांस नहीं मिलती अपने कबायली को भेजने की अंदर, क्योंकि एक बार फैसला हो गया होता हरि सिंह का तो इंडिया अपने फौजों को भेजकर वहां रख देता अगर वो इंडिया में आना चाहता, या पाकिस्तान की तरफ किया होता तो पाकिस्तान अपनी फौजें भेजकर सारा बंदोबस्त किया होता। इसने किया ही नहीं, डिदरिंग करता रहा, इधर जाए उधर जाए। उसका आइडिया ये आया कि मैं इसको इंडिपेंडेंट बना दूंगा जम्मू कश्मीर को, और किसी गॉडमैन ने उसको ये मशवरा दिया कि तुम्हारे किस्मत में लिखा है कि तुम लाहौर से लद्दाख तक एम्परर बनोगे। अब वो एम्परर बनने की चक्कर में उसने फैसला ही नहीं किया आखिर वक्त तक, जब तक वो कबायली पख्तून पठान नहीं आए अंदर, तब तक इसका फैसला हुआ नहीं था। बाद में चल के फैसला किया। अगर पहले फैसला किया होता तो ये मसला ही नहीं खड़ा होता। तो ये उसका कल्प्रिट था। नेहरू का मामला ये था कि नेहरू को क्लियर कट करना था, वो भी डिदरिंग करता रहा, इधर जाओ उधर जाओ। उसके संबंध बड़े अच्छे थे शेख अब्दुल्ला के साथ, और शेख अब्दुल्ला के साथ इतने अच्छे संबंध थे तो फिर 1953 में उसको पकड़ के बंद क्यों किया? उसके बाद जो उसने लेटर्स लिखे ही नेहरू ने करण सिंह को, करण सिंह सदर रियासत थे, वो पढ़ेंगे तो लगता है कि बिल्कुल हिपोक्रिटिकल लेटर्स है। वो यूं भी कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने पकड़ के उनको केस चलाए बिना जेल में रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो सब लिखने के बाद कहता है कि उनको रिहा करना नहीं करना वो फैसला बख्शी गुलाम मोहम्मद करेंगे। ये कोई बात हुई? तुम बैठे हो प्राइम मिनिस्टर, तुमको फैसला करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बंद करके रख रहा है। नेहरू के यूएन जाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि उसको, नेहरू के पास तो तकरीबन 90% ऑफ दी कश्मीर वादी आ गई थी हाथ में उसके। उसके बाद वो जो 10-15% का एरिया था वो पाकिस्तान के हाथ में गया था। क्या जरूरत थी इनको जाने की? ये बैठ रहे थे, पकड़ लिया। पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ कहते हैं अंग्रेजी में, तो बैठे रहे थे, खामखा यूएन में चले गए। आप जानते होंगे कि 5 अगस्त को क्या हुआ था। उसके बाद अब जो हालात हैं कश्मीर में, आप कैसे कंपेयर करते हैं तब के हालात में जब आप वहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, और अब के हालात में जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया गया है? भाई देखो, जो न्यूज़ कश्मीर से बाहर आ रही है अखबारों में, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मानता मैं, इसलिए कि बड़े स्लॉट्स हैं, कुछ एंटी कुछ प्रो। जो लोग एंटी 370 हैं वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। जो लोग हर्ट हुए हैं 370 के हटाने से, वो लोग कहते हैं कि बड़ा गलत फैसला हुआ है। कई पॉलिटिकल लीडर्स मेन स्ट्रीम जो हैं और सेपरेटिस्ट भी, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। आपने फॉर्मर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी काम किया है बतौर चीफ सेक्रेटरी। आज उन पर पीएसए लगाया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई मैं समझता हूं कि इससे क्या होगा, मेन स्ट्रीम लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर देने से उनकी जो छवि थी पब्लिक में वो ख़त्म हो गई। अब लोग, आम लोग ये समझेंगे, मुझे डायरेक्टली पता नहीं है, उनका रिएक्शन ये होगा कि भाई इन लीडरों ने 70 बरस में हमको गलत रास्ते पे चलाया जी, और इनसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर चलकर जो 370 एक फिग लीफ था वो भी खत्म हो गया, तो इनसे हमको फायदा क्या हुआ? इनका जो कुछ वर्चस्व था कश्मीर में
जी। जो कुछ इन्फ्लुएंस था कश्मीर में वो उनको 370 के निकलने के बाद खत्म हो गया। मैं ये भी समझता हूं कि जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप है उनके बारे में भी अवाम का जो कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उनका कहना अवाम का ये होगा कि आपने 70 बरस में एजिटेशन किया, मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, सेपरेटिज्म की बात की, लेकिन क्या अचीवमेंट हुआ आपका? कुछ नहीं, जीरो। दूसरा, अब तक जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं पूरे, ये सबके सब इंडिया के नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट के नैरेटिव को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी अखबार में आता है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, उससे इल्म मुझे ये हो रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट सक्सीडिंग इन इट्स प्रोपेगेंडा। इनके प्रोपेगेंडा से कोई भी सक्सेस इनको नहीं मिल रहा है, तो पाकिस्तान को सक्सेस नहीं मिल रहा है, सेपरेटिस्ट की हालत भी खराब हो जाएगी, मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी ठंडी हो जाएगी। मेरा आपसे सवाल था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का मकसद ये था कि शायद उनको कम से कम 1 साल तक बंद रखा जाए। आई डोंट थिंक दैट वाज नीडेड। उनको सिर्फ हाउस अरेस्ट पे रखते और जरूरत पड़ने पर उनको छोड़ देते। देखना चाहिए स्ट्रैटेजिकली क्या जरूरत थी। वहीं आपकी किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रुबैया सईद की किडनैपिंग का। आप उस वक्त में नेगोशिएटर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या हुआ था उस वक्त? क्यों स्वैप करना पड़ा हमें रुबैया सईद को आतंकियों के साथ? मैंने अपनी किताब में साफ साफ अल्फाज में लिखा है जी कि 5 दिन के नेगोशिएशन के बाद मैं टेररिस्ट के डेन में खुद गया था पर्सनली। वहां बैठकर उनके साथ मैंने गुफ्तगू की, बातचीत की, JKLF के साथ। हाँ, JKLF के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ मेरी डायरेक्ट बातचीत भी हुई। जी। वो नीचे के मंजिले पे बैठे हुए थे, मैं ऊपर की मंजिल पे बैठा हुआ था। तो उनके वालिद जो अशफाक वानी लीडर थे उस वक्त, उनके वालिद मिस्टर वानी वो ऊपर आते थे, मैं जो कहता था वो ले जाके नीचे बात करते थे, वहाँ से फिर ऊपर लाते थे। एक मरतबा बीच में मैंने कहा, खामखा क्यों ये पर्दा बीच में रखा है आपने, हटाइए पर्दा, मैं खुद नीचे उतरता हूँ, उनसे बैठ के बात करता हूँ। तो उनको मंजूर नहीं था, शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं चेहरे देख लूँ उनके लीडर्स के वगैरह। खैर, तो बात ये थी कि वो लोग जिस बेसिस पर, जिस प्लैंक पर गुफ्तगू कर रहे थे, JKLF, हाई मॉरल ग्राउंड जो कहते हैं ना, वो एक अखलाकी मंजिल पे थे वो डिस्कशंस में। कहते हैं कि हमने अखलाकी तौर पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आपको अखलाकी तौर पर करना है तो अखलाकी एतबार से आपने एक मासूम औरत को गिरफ्तार करके बंद करके रखा है, ये कहाँ की अखलाकी मुनासिब बात हुई? नहीं हुई मुनासिब बात। तो खैर, इस बेसिस पर लंबी चर्चा हुई, मैंने कुरान कोट किया, हदीस कोट किया, तो आखिर में वो लोग मान गए कि आप टीवी में, कल ये रात की बात थी, शाम हो गई थी, कहा कि टीवी में आप अनाउंसमेंट कीजिए, हम कल सुबह उसको बिना कंडीशन के छोड़ देंगे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के जी छोड़ देंगे। मैंने उनको वादा किया कि आप बिना शर्त के छोड़ देंगे तो आपके जो इल्ज़ामात हैं कि ये जो 5 लोगों को पकड़ के बंद करके रखा है वो गलत इल्ज़ामात हैं, तो मैं हर एक इल्ज़ाम एग्जामिन पर्सनली करूँगा। अगर वो सचमुच इल्ज़ामात गलत हैं तो मैं खुद उनको रिहा कर दूंगा, ये मेरा वादा है जी। तो ये मैंने उनसे कहा, तो ये वो मान गए कि ठीक है, आपके वादे पर हम भरोसा करेंगे और हम बिना किसी शर्त के छोड़ देंगे। मगर आधी रात को 2 बजे रात को कैबिनेट सेक्रेटरी का टेलीफोन आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि बिना किसी विलम्ब के, बिना किसी डिले के रुबैया सईद को सेहत और इसके साथ रिहा करवाया जाए, एंड दैट इज अल्टीमेटम। ये पूरा मैंने रिकॉर्ड किया था और पूरा रिप्रोड्यूस किया है अपनी किताब में। अब ये हुकूमत हिंद का फैसला था, VP सिंह साहब का फैसला था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का फैसला था जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, और कैबिनेट भी थी
सब लोगों ने मिलकर बैठ के फैसला किया होगा, इसलिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे जो अल्टीमेटम दिया था, यानी हुकूमत कश्मीर को जो हुकूमत जम्मू कश्मीर को जो अल्टीमेटम दिया, वो सेंट्रल कैबिनेट के ईमा पर, सेंट्रल कैबिनेट के फैसले पर ये अल्टीमेटम दिया गया था। अब आपने उनको बताया नहीं कि आप तैयार कर चुके हैं उनको बिना किसी शर्त की रिहाई के लिए? पहले ही बता दिया था मैंने, जैसे ही मैं वापस, उन्होंने कहा कि स्वैप करिए। अब ये मुझे पता नहीं चला, अब तक मैं भी स्पेक्युलेट करता रहा हूं। मैंने पूछा भी, बाद कई सालों के बाद मैंने सेशन साहब से भी पूछा, उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नारायण साहब से भी पूछा, किसी ने मुझे साफ जवाब नहीं दिया कि ये पलटा खाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि फ़ैसला हो चुका था। वो लोग एग्री कर गए थे, मेरे टीवी अनाउंसमेंट पर, टीवी अपील पर वो लोग छोड़ देंगे, तो फिर ये क्यों बदल गए? दोनों उसके बाद कश्मीर के हालात काफी खराब हो गए थे, और कई सारी किडनैपिंग उसके बाद हुई, बहुत खराब हुए। बल्कि उनको कश्मीरियों में एक लहर ये फैली कि आज़ादी इज राउंड द कॉर्नर, तो मिलिटेंसी को फरोग, और उसमें जो हमारे ये भी मैंने लिखा है अंदर कि जो स्टाइल था, हेलो जी हाँ, जो स्टाइल था जगमोहन साहब का, जगमोहन साहब तो उसको एक प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इश्यू की तरह मान रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर इश्यू की तरह मानकर आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं हुआ, मिलिटेंसी बढ़ती गई, मिलिटेंसी को फरोग मिलता गया। तो खैर ये गलतियां थी, बड़ी गलतियां थी ये। आपका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा एक इंटरव्यू की तरफ जो हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने दिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कहीं ना कहीं आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे कश्मीर में। आप कितना सहमत हैं इस बात से? भाई मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। उस वक्त आरिफ मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर थे, दिल्ली में थे जी, तो कैबिनेट में बैठते थे, वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर भी थे, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी होगी। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे। मगर एक बात है कि कई मेन स्ट्रीम लीडर्स वहाँ के, मैं नाम नहीं लूँगा, कई सिवाय फारूक अब्दुल्ला साहब तो बिल्कुल मुखालिफ थे, उनके टोटली एंटी थे, लेकिन दूसरे कई लीडर्स थे जिनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने एक सबटेरेनियन सिंपैथी देखी मिलिटेंट्स के साथ, सिंपैथी। तो हाँ, आई वोंट से दैट दे वर सपोर्टिंग देम, बट सिंपैथी तो थी। मुझे याद है कि मैंने अपने रिपोर्ट में कहीं एक जगह लिखा था कि द टेररिस्ट ग्रुप डिड दिस दैट, ऐसा लिखा मेरे रिपोर्ट में। तो कैबिनेट में एक मंत्री ने, उनका नाम नहीं लूंगा, अभी वो एक्टिव है, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आपने टेररिस्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, इनको मिलिटेंट्स कहिए। हैं, यानी टेररिस्ट का लफ्ज़ भी उनको ठीक नहीं लगा जी। ये लिखा नहीं है मैंने किताब में, क्योंकि आप मुझे पूछते कौन मिनिस्टर थे, क्या थे जी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। कश्मीर के हालात वापस नॉर्मल पे लाने के लिए, क्योंकि आपने ये भी कहा कि अब वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम हो, और खासतौर से जो युवा जो हैं कश्मीर के, उनको कैसे उनका विश्वास जीता जाए, कैसे कश्मीर के हालात वापस नॉर्मल पर आ पाएंगे? 1988 से पहले जिस तरह के हालात थे कश्मीर में, कैसे हो पाएगा ये? आपके नज़र में कैसे हो सकता है? भाई मैं तो समझता हूँ, ये मैंने कई इंटरव्यूज में कहा है कि सबसे पहले कश्मीरियों की जो नाक कट गई है 370 और 35 को हटाने के बाद, उससे ज़्यादा बड़ी नाक कटी है कि उनका स्टेट लेवल से घटकर यूनियन टेरिटरी बन गया। अब ये कहीं भी आपको इंडिया की हिस्ट्री में ये स्टेट बीइंग रिड्यूस्ड टू यूनियन टेरिटरी नहीं मिलेगा, मिसाल नहीं मिलेगी आपको। अक्सर मिसालें मिलेंगी कि यूनियन टेरिटरी से ऊंचा होकर, बड़ा होकर वो ये बन जाता है, स्टेट बनता है, लेकिन स्टेट से घटकर यूनियन टेरिटरी नहीं बनता कभी। तो यूनियन टेरिटरी बनाकर एक बड़ा धक्का लगा है उनके नामूस पर, उनकी इज्जत पर, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट पर।
तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो भी आप, अब तो गवर्नर साहब अच्छे गवर्नर लगते हैं, उनके स्टेटमेंट्स तो बड़े सेंसिबल स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको कहा जाए कि भाई आप अनाउंस करो कि ये जो हमने अनाउंसमेंट किया है 31 अक्टूबर से लागू होगा, हम वो 31 अक्टूबर से लागू नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस कश्मीर इनटू ए यूनियन टेरिटरी, इट विल रिमेन एज ए फुल फ्लेजेड स्टेट। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर लद्दाख को अलग कर दिया जाए तो कश्मीरियों को कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख हमेशा से एक अलग सा इलाका रहा है और लद्दाख को मुल्क करने में, इलाक करने में डोगरा के ज़माने का हाथ है बहुत बड़ा। उससे पहले तो लद्दाख हमेशा से अलग ही रहा है, सालों तक, सदियों तक अलग रहा है। इसलिए लद्दाख को अगर यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, उसको रहने दे। लेकिन जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेजेड स्टेट बनाना जरूरी है। आपने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि कश्मीर का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपने ये भी लिखा है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए, ना सिर्फ सेपरेटिस्ट के साथ बल्कि पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट लीडरशिप के साथ भी। तो आप इसके समर्थन में आप, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट साफ कह चुकी है कि आतंकियों से बातचीत नहीं होगी और जो आतंकियों का समर्थन करते हैं उनके साथ तो बिल्कुल बातचीत नहीं होगी, तो ऐसे में आप इस बात आपने अपनी किताब में ये लिखा है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट लीडरशिप के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। कैसे मुमकिन है? मुमकिन, जैसे शब्बीर शाह ने मेरे साथ गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा जुमला कहा, उन्होंने अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मसले को बातचीत से हल किया जा सकता हो तो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में एक ही शख्स है जो कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने उसके समर्थन में ये कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, उसने एक मिनट में 15 लाख करोड़ रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया, जबकि उसमें उसके पार्टी का मफाद भी था शामिल, इंटरेस्ट भी शामिल था। उसने उसके बारे में सोचा नहीं कि मुझे नुकसान हो सकता है, इससे मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को नुकसान हो सकता है, ये नहीं सोचा, लेकिन एक लम्हे में उसने डिमोनेटाइज कर दिया। तो यह आदमी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। शब्बीर शाह का कहना है कि इतनी हिम्मत वाला आदमी अगर एक कदम आगे बढ़ाकर चाहे तो कश्मीर के मसले को हल कर सकता है और सारा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि आरएसएस उसके पीछे है, पब्लिक उसके पीछे है, पार्लियामेंट उसके पीछे है। वो इतने लोग उसके पीछे हैं तो घबराता क्यों है? वो एक तारीखी स्टेट्समैन बनकर उभरेगा अगर वह आगे बढ़कर इसको हल कर दे। हल कर सकता है तो एक ही आदमी कर सकता है, ये शब्बीर शाह का कहना है। बात में काफ़ी स्ट्रेंथ है उसमें कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो इस मसले को आगे बढ़कर बातचीत करने पर, अभी मशहूर निदा फाजली का शेर है कि दुश्मनी लाख सही कता ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। अब दिल मिलने की बात छोड़िए, आप ये मत सोचिए कि एक दिन चलकर ये टेररिस्ट हमारे दोस्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो उनको एक तरफ रखकर गुफ्तगू तो कीजिए ना, बातचीत तो खोलिए, रास्ता खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा मसले का हल। तो मसले के हल की तरफ जाने के लिए ज़रूरत है हमारी। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस वक्त एक शख्स हैं जो इस मसले को आगे बढ़कर हल करने में कामयाब हो सकते हैं, गुफ्तगू के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, मसालिहत के ज़रिए से, अमन व अमान के ज़रिए से। अगर आप अड़कर बैठ जाएंगे, आप सिर्फ मिलिटेंसी की बात करते रहेंगे कि हमको क्या है वो पीओके पकड़ना है, ये करना है। उसको गवर्नर ने भी कंडेम किया है कि कई मिनिस्टरों ने ये कहा ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर पीओके को इंडिया के साथ लाना है तो हमको कश्मीर के डेवलपमेंट के ज़रिए से लाना है। अब ये गवर्नर साहब खुद कह रहे और उनके साथ मैं इत्तेफाक करता हूं कि इस किस्म की बातचीत जो है ना कि पीओके पर हमला करके पकड़ेंगे, फोर्सफुली पकड़ेंगे, इससे कुछ मसला हल नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मूसा रजा साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच।